अंधेरा हो या उजाला, हर जगह छुपा है कोई राज। हर कोई होगा बेनकाब जब फाइल होगी चार्जशीट। नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल क्राइम शो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर चार्जशीट। चार्जशीट में आज हम बात करेंगे लव, सेक्स और मर्डर की, उस हत्याकांड की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। उस हत्याकांड की जिसमें एक उभरते हुए कलाकार का अंत है। उस हत्याकांड में जिसने एक बाहुबली नेता को अर्श से फर्श पे लाने की पूरी दास्तान है। इस हत्याकांड में एक प्रेमिका के जलन में एक पत्नी ने जुर्म की तरफ आगे बढ़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2003 में हुए उभरते हुए कलाकार मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की, जिसने अमरमणि को अर्श से फर्श पर ला दिया और इसमें कई लोगों को सजा भी हुई। इतना ही नहीं, अमरमणि की कुर्सी तो गई ही, साथ ही वो अपने किए की सजा अब तक सलाखों के पीछे भुगत रहा है। ये मधुमिता शुक्ला की डायरी के पन्ने का एक हिस्सा है। 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूं। तुम इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकते हो, लेकिन एक मां के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं 6 महीनों तक इसे कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे बस एक उपभोग की वस्तु समझा है। वही मधुमिता शुक्ला जिसने अपनी तरुणाई में ही मंच पर अपनी कविताओं से एक अलग मकाम बना लिया था। वही मधुमिता शुक्ला जिसकी हत्या ने यूपी की सियासत की नींव हिला दी थी। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो जिस आदमी को इन पंक्तियों में कोस रही थी, उसका भी सियासी सफर तबाह हो गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तब एक प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल का बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी था। अमरमणि को पूर्वांचल में बाहुबली से नेता बनाने वाले हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक वारिस माना जाता था। लेकिन लव, सेक्स और धोखे की इस कहानी ने सूबे की सियासी तस्वीर तो बदल ही दी, साथ ही अमरमणि को भी अर्श से फर्श पर ले आई। मधुमिता शुक्ला कांड ने सूबे की सियासी तस्वीर बदल दी। यही वजह रही कि अमरमणि त्रिपाठी अर्श से फर्श पर पहुंच गए। साल था 1999, जब लखीमपुर खीरी के छोटे से कस्बे की रहने वाली मधुमिता शुक्ला उभरती हुई कवित्री के रूप में सामने आई। तेज तर्रार युवा लेखिका मधुमिता राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी कलम चलाती थी। मधुमिता जल्दी ही कई कवि सम्मेलनों के साथ साथ राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पसंदीदा शख्सियत बन गई। नवंबर 1999, सुंदर और युवा मधुमिता पहली बार अमरमणि त्रिपाठी से मिली। अमरमणि नौतनवा से विधायक बन चुका था। वो कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकारों में पहले काम भी कर चुके थे। बाहुबली माने जाने वाले अमरमणि उन नेताओं में से थे जो उस दौर की सियासत में हर बदलती सत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि की विरासत को ऐसे समझा जा सकता है कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले पहले नेताओं में से एक थे। अमरमणि विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। मधुमिता से उम्र में काफी बड़े भी, लेकिन मधुमिता के लिए
वो एक आकर्षक व्यक्ति थे। मधुमिता जब अमरमणि के करीब आई तो वो बेहद खुश थी। वजह यह थी कि मंचों पर उसने जो नाम कमाया, जिसके बूते वो जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, उसे एक सहारा मिल गया था और वो सहारा था अमरमणि त्रिपाठी का। बात साल 2001 के शुरुआती महीनों की है। मंच पर मधुमिता ओज रस की ऐसी कविताएं पढ़ रही थी जिनके लिए वो शोहरत पा चुकी थी। अमरमणि को वो कविताएं रास आई या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो उसकी सूरत पर रीझ गया। इसके बाद शुरू हुआ मुलाकातों का दौर। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं। मधुमिता निम्न मध्यम वर्गीय तबके से आती थी। उसे अमरमणि का साथ अपनी जिंदगी के संवर जाने जैसा लगा। अमरमणि उसे अपने भरोसे की गिरफ्त में लेने की कोशिशों में जुटा रहा। गाहे बगाहे मदद, परिवार के लिए कुछ पैसा और इस तरह की दूसरी चीजें देकर वो चारे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। आगे कुछ हद भी होती है, संयम टूट भी जाता है, हद से ज्यादा क्षमा करे जो वो कायर कहलाता है। अमरमणि की मां को भी कविताओं का शौक था, तो उसने इसे भी अपने एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। वो एक रोज अपनी मां से मिलवाने मधुमिता को अपने घर ले गया। मुलाकात के दौरान मां ने मधुमिता की कविताएं सुनी तो वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। मधुमिता का घर आना जाना बढ़ गया और परिवार के बाकी लोगों से नजदीकियां भी बढ़ गईं। कुछ समय बाद तो ऐसा हो गया कि उसके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए अमरमणि की पत्नी मधुमणि और उनके बच्चे भी जाने लगे। लेकिन तब तक किसी को भनक नहीं थी कि अमरमणि और मधुमिता के बीच क्या कुछ पक रहा है। उस दौर के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के करीब जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बस उसे एक मौके की तलाश थी और ये मौका भी उसे मिल गया, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी की मां को कविताओं का शौक था और मधुमिता अच्छी कविताएं लिखती थी। और फिर क्या हुआ, अमरमणि मधुमिता को अपने साथ अपने घर ले गया अपनी मां से मिलवाने। मधुमिता की कविताएं सुनकर कोई भी उससे प्रभावित हो जाता था और हुआ भी यही कि मधुमिता की कविताएं अमरमणि की मां को आकर्षित करने लगी और अमरमणि के घर मधुमिता के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया और अमरमणि चाहता भी यही था और फिर शुरू हो गई पूरी कहानी। यह पैसे और पावर की तरफ मधुमिता का आकर्षण था या फिर अमरमणि का शातिर तरीका, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बेहद बढ़ चुकी थी। जब मधुमिता की हत्या के बाद सीबीआई सबूतों को जुटाने का काम कर रही थी तो उसे कई होटल्स के बिल मिले, हवाई जहाज के कई टिकट मिले जो देश के कई हिस्सों के थे और कुछ टिकट तो विदेशों के भी थे। इनके अलावा महंगे गिफ्ट्स के बिल, डायरी और चिट्ठियां तक मिली। यह सब कुछ दो तरफ इशारा कर रहे थे। एक, मधुमिता की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से करीबियत थी और दूसरा, वो गर्भवती थी। डायरी के इन्हीं पन्नों में एक जगह मधुमिता ने किसी को मंत्री जी कहकर संबोधित किया था। उसने लिखा था, आपको खुद से जोड़ते हुए कुछ शेर लिखकर भेज रही हूं, पसंद आए तो हमें याद करिएगा, याद आए तो हमें फोन करिएगा। अपने शायराना अंदाज में मधुमिता ने अमरमणि त्रिपाठी के लिए कविता की कुछ लाइन भी लिखी थी। ये लाइन मधुमिता की डायरी में गवाही के तौर पर काम भी आई, जिनमें मधुमिता ने अमरमणि को मंत्री जी भी
लिखा था।